जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र, जिसे हम इंग्लिश में मैप के नाम से भी जानते हैं, और आपने बहुत सारे मैप देखे भी होंगे। तो यहाँ पर जो दिखाई दिया है आपको, देखिए, पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो जो ग्लोब होता है उस पर हम पूरी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है हमारी, वो एक तरह का ग्लोब ही है। और उस ग्लोब पर हम देखते हैं किस तरह से महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत पठार सब कुछ दर्शाया जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए मतलब उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। भाई, ग्लोब का जब ग्लोब का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, है ना, इस तरह से। लेकिन जब हमें अपने देश के अंदर राज्यों, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अध्ययन करना हो तो वो चीज़ें हमें ग्लोब पर नहीं दिखाई दी जा सकती। तो इसलिए हम जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम मानचित्र पे देखते हैं। ठीक है। तो मानचित्र है जो होता है, ये पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन जो मानचित्र है लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या है, असंभव होता है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो तब एक एटलस बन जाता है। तो जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ एक बुक में रखे जाते हैं, उसे हम एटलस के नाम से जानते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है, और मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि मानचित्रों पर छोटी छोटी जानकारियाँ लिखी होती हैं, जबकि ग्लोब पर इतनी छोटी जानकारी नहीं लिखी होती है। मानचित्र जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और इनमें से नीचे कुछ दिए गए हैं, तो आइए कौन से होते हैं जानते हैं। तो मानचित्र हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे भौतिक मानचित्र और एक होते हैं हमारे राजनीतिक मानचित्र। भौतिक यानी कि जो हमारे फिजिकल मैप्स होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे मानचित्र, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि। तो इन सबको जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं उन्हें हम भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, तो इनमें राज्यों, नगरों, शहरों, गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो क्लियर हुआ होगा, भौतिक मानचित्र और जो हमारे राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप होते हैं वो। अब देखते हैं थीमेटिक मानचित्र भी होते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, तो कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, ये इन्हें कहते हैं थीमेटिक। ये एक थीम पर डिपेंड होते हैं, एक थीम पर बनाए गए होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में जो दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण कर दिया जाता है। अब मानचित्र के घटक पूछे जाते हैं आपसे, कितने होते हैं। तो मानचित्र के मेन 3 घटक होते हैं, एक तो दूरी, और दूसरा दिशा, और तीसरा प्रतीक। तो मानचित्र पर हम 3 विशेष चीज़ देखते हैं मानचित्र पर। एक तो हम डिस्टेंस देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, फिर उसकी हम दिशा देखते हैं कि वो कौन सी दिशा में स्थित है, और फिर हमने उस चीज़ को किस सिंबल से दर्शाया, उस प्रतीक से दर्शाया है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इसका घटक है मानचित्र का, वो है हमारा दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या फिर उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पैमाने पर एक पन्ने पर हम दर्शाते हैं, यानी कि उस पर दर्शाया जाता है एक पेज पर मानचित्र को। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है।
पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो अनुपात होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, भाई आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर होती है, जिसे प्राय मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर देते हैं। मान लिया मैंने कहा कि आपसे ये आपका घर हो गया और ये आपका यहाँ पर स्कूल हो गया, और आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब ये 10 किलोमीटर की दूरी मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में आपको करके दिखा दी, लेकिन जब आपने यहाँ पे ये देख लिया कि ये 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर ही लिखी हुई है, तो ये मानचित्र पे हम इसको छोटे से रूप में दर्शा सकते हैं, बड़ी दूरी को। तो यहीं पर ये बताया गया है। क्लियर? सॉरी। तो अब यहाँ देखिए, जिसे मानचित्र तो अगर आपके बीच घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, और आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। भाई फिर हम अच्छे से उनका पता लगा सकते हैं। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या उनके देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को हम 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की जो दूरी है, उसको मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार मानचित्र को, जो इस प्रकार के मानचित्र हैं, उन्हें बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा डिटेल में लिखी होती है छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई गई हैं चीज़ें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको खेल का मैदान दिखाई दे रहा है, ये विद्यालय, यहाँ पर कुआं है, ये सामुदायिक केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर ये दुकानें हो गई, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये फलोद्यान हो गया। अब यहाँ पर जो इनकी जो पैमाना दिखा रखा है कि ये 50 यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 से। अब इधर की तरफ चलोगे तो 10 या 20 या 30 या 40 या 50 मीटर। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, यहाँ पर 10 मीटर दिखा रखा है। तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, जबकि यहाँ पर हम कितना देख रहे हैं, 10 मीटर में। तो यहाँ पर ये दूरी मानचित्र में इस तरह से दर्शाई जाती हैं। अब एक तो हमने घटक पढ़ लिया दूरी, अब दूसरा घटक पढ़ते हैं दिशा। भाई दिशा भी तो एक महत्वपूर्ण घटक होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे दिशा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिशा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अधिकतर जो मानचित्र होते हैं उसमें ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है मानचित्रों में, जिसके ऊपर उत्तर लिखा लिखा होता है, जिसका मतलब होता है उत्तर। देखिए यहाँ पर एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो दिशा होती है उत्तर होती है, और ये होती है हमारी दक्षिण, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। और इनके जो बीच की दिशाएं हैं वो इनसे मिलकर बनती है। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व कहलाएगी, दक्षिण पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर ऊ लिखा होता है, यह तीर के निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी देख लिया है सभी सारी दिशाएं, तो वे प्रधान दिग्बिंदु भी कहलाते हैं। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये जो 4 मेन दिशाएं हैं इनको कहा जाता है, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। और जो बीच की 4 दिशाएं हैं जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का सही से पता लगाया जा सकता है। इनके जो बीच वाली दिशाएं हमने देखी थी, जैसे कि यहाँ पर दिशा पता लगाने के लिए कहा गया है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा। तो वहाँ अगर हम ऊपर चित्र में देखेंगे तो ये चीज़ें हमें आसानी से पता लग जाएंगी। तो अब देखिए ये जो दिक् सूचक होते हैं, तो हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। और दिक् सूचक क्या है, ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। और इसकी जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो ये जो दिक् सूचक का ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, ये रहा यहाँ पर, तो ये एक दिक् सूचक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसकी दिशा हमेशा, हमने अभी देखा कहाँ होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण में ही इसकी दिशा होती है।
अब मानचित्र का तीसरा घटक होता है प्रतीक यानी कि सिंबल। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, प्रकार, विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियाँ, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तो तब आप इन चिन्हों की सहायता से भी पहचान सकते हैं कि वो जगह क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो मानचित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए जैसे रेलवे लाइन है, तो आपने देखा होगा रेलवे लाइन जो होती है किस किस तरह से होती हैं। अब यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये वाली लाइन जो है मीटर लाइन कहलाती है, और ये जो है ये रेलवे स्टेशन है, ये RS यानी कि रेलवे स्टेशन। तो ये इनकी पहचान है। तो ये रेलवे स्टेशन हुआ। अब कच्ची जो अब सड़कें हैं, अब पक्की सड़कें जो है वो सीधी सीधी बनी हुई दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर चित्र में आपके। और जो कच्ची सड़कें हैं वो यहाँ पर टूटी टूटी दिखाई दी गई हैं। अब सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो इस तरह की होती है, राज्य में सीमा इस तरह से दिखाई जाएगी और जिले की सीमा इस तरह से दिखाई जाती है। अब नदियों में देखेंगे, देखिए ये नदी का बहाव है, यहाँ पर ये कुआं बना हुआ दिखाया है, यहाँ तालाब है, ये नहर बह रही है और यहाँ पर ये क्या है, ये पुल का साइन है। तो ये इन सिंबल्स, इन प्रतीकों के द्वारा भी यहाँ पर हमें शो हो जाता है कि क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है मानचित्र के अंदर। जैसे कि मंदिर हो गया, ये यहाँ पर गिरजाघर, ये मस्जिद हो गया और ये छतरी हो गई। अब देखिए पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO का यूज़ करते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए हम PTO का, और पुलिस स्टेशन के लिए PS का यूज़ करते हैं। ऐसे कि ये क्या है, ये बस्ती है, ये क्या है, ये कब्रिस्तान का साइन है, ये पेड़ के साइन है और ये आपको घास दिखाई दे रही होगी। तो अब आप इन चित्र को देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें शो कर रहे हैं। तो ये इसमें प्रतीक जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इनके द्वारा मानचित्र से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यानी कि अगर आप कहीं की भाषा नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और आपको ये चित्र दिखा दिए जाएंगे तो आप उससे एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ इसका मतलब ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ और रूढ़ प्रतीक हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इस चित्र को देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं भाई ये नदी जा रही है, ये कोई एक गांव हो गया, और यहाँ पर ये वृक्ष दिख रहे हैं, ये तालाब हुआ यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर ये देखेंगे तो आप ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, ये मंदिर हो गया यहाँ पर, ये छतरी हो गई यहाँ पर, और ये यहाँ पर मस्जिद हो गई। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर, ये चर्च हो गया, है ना, जैसे गिरजाघर बोला था, ये मंदिर हुआ, तो ये विद्यालय हो गया। तो यहाँ पर आप पहचान रहे हैं, ये कब्रिस्तान हो गया। तो ये चिन्ह जो है ये आपको पहचान करवाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें स्थित हैं। तो ये रूढ़ प्रतीक होते हैं। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि नीले रंग का जो यूज़ किया जाता है वो जलाशयों के लिए, भूरा रंग जो किया जाता है पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए, तो भूरा पर्वतों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब हम कलर के से भी इनको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र अभी तो हमने पढ़ा था मानचित्र क्या होते हैं, अब बात करेंगे रेखा चित्र क्या होता है। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। यानी कि पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये होता है याददाश्त पर और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं आप, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, और आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। और इस प्रकार जो कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे कहा जाता है रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। जो आप खुद अपनी सहूलियत के अनुसार बनाते हैं वो कहलाता है रेखा चित्र, मानचित्र जो आप बनाते हैं। अब बात करेंगे खाका क्या होता है। खाका जो होता है ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो खींचा गया रेखा चित्र है वो खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं।
जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे हम मानचित्र में नहीं देख सकते, यानी कि उनको दिखाया नहीं जाता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र को खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। क्लियर हो आपको? चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या क्या बातें हमने पढ़ी हैं। जैसे मानचित्र के 3 घटक हमने क्या क्या पढ़े हैं। दिशा पढ़ी है, दूरी पढ़ी है, प्रतीक पढ़े हैं। प्रधान दिग्बिंदु हमसे पूछे हैं, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गए। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं भाई? मानचित्र का पैमाना जिससे हम किसी दूरी को कम कम मतलब बहुत बड़ी दूरी को कम दूरी में दिखा देते हैं। ग्लोब की अपेक्षा जो मानचित्र होते हैं वो अधिक सहायक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई मानचित्र से हमें छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती हैं, जबकि ग्लोब से हम केवल बड़ी जानकारी देख सकते हैं। मानचित्र और खाके के बीच अंतर। तो मानचित्र क्या होता है भाई? मानचित्र जो होता है वो एक छोटी छोटी जानकारियों के लिए होता है, और जो खाका होता है वो क्या होता है, ये हमने पढ़ा है अभी, कि एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचते हैं, जब हम उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। अब कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो जो हमारा कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो ये जो हमारा खाका होता है, ये भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, इससे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है भाई, है ना। अब इसके बाद है प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो जो प्रतीक होते हैं, इससे हम किसी भी प्रकार की स्थिति का किसी भी प्रकार का जो हमें पता लगाना हो कि कहाँ पे जल के बारे में बताया है, कहाँ पर हमें सड़क है, नदी है, पुल है, तो किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो जो हम छोटे वाले जो छोटी छोटी चीज़ों को हम मेज़र करना चाहते हैं, वहाँ पर ये प्रतीक हमारे काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। अब जो वृक्षों का वितरण दिखाएंगे, तो यहाँ पर एक थीम पर बेस्ड होंगे, तो थीमेटिक मानचित्र कहलाएंगे। नीले रंग का यूज हम जलाशयों के लिए करते हैं। दिक् सूचक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रतीकों को दिखाने के लिए। ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है बताइए? तो पैमाना हमारे आवश्यक होता है मानचित्र के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस वगैरह रखते हैं, और ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।